सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रोग्राम बोल स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और आज हम बात करेंगे खास तौर पर वर्ल्ड कप में जारी मैचेस के हवाले से पाकिस्तान की एक बार फिर बेहतर होती कारकर्दगी के हवाले से और दीगर खेलों में, दीगर खेल के मैदानों में क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के जारी मैच की बात कर लेते हैं, जिसमें इस इवेंट की टॉप की दो टीम्स इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। सबसे पहले अनबीटेबल अब तक जो किसी भी मैच में हारी नहीं है इंडिया, उसकी बात कर लें, और उसके बाद दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका। इन दोनों टीम्स के दरमियान इस वक्त मुकाबला जारी है और बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला जारी है क्योंकि भारत की पहले बैटिंग हो रही है इस वक्त और देखा जाए तो अभी तक तकरीबन 5 विकेटों के नुकसान पर भारत ने 293 रन बना लिए हैं, जिनमें इस वक्त श्रेयस अय्यर ने 77 रन बनाए हैं और इसके अलावा रोहित शर्मा 40 रन उन्होंने बनाए जो कि कप्तान हैं। उसके अलावा शुभमन गिल ने 23 रन बनाए हैं। विराट कोहली एक बार फिर उन्होंने साबित किया है कि वो अपनी टीम के लिए एक तरह से हुक्म का इक्का हैं। अभी इस वक्त वो 97 रन पर जो है क्रीज पर मौजूद है। तो विराट कोहली जो है वो भारत के लिए नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेलते हैं। अब देखना ये कि कहां तक भारत जो है टारगेट देता है साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका भी ज़ाहिर है इसी इवेंट में उन्होंने तकरीबन 450 के करीब रन्स बनाए हैं। तो इस तरह के जो 300 प्लस जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए साउथ अफ्रीका जो है बड़ी एक वर्ल्ड क्लास टीम है और उस पर रिलाई किया जा सकता है। फिर आज के ये दोनों मैचेस कौन जीतता है कौन हारता है, उसके असरात पॉइंट टेबल पर क्या पड़ेंगे उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो अच्छी खबर है हमारे लिए, हम पाकिस्तानी है कि पाकिस्तान की जो एक वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल तक जाने के लिए जो एक उम्मीद की जो रोशनी जो धीमी होती जा रही थी, एक दफ़ा फिर उसको बूस्ट मिला है, वो दोबारा से जो है जलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि फ़खर ज़मान की बदौलत, ख़ास तौर पर फ़खर ज़मान की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मार्का जीता। 401 रन्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ के जैसा जो टारगेट था पाकिस्तान ने उसको इस तरह से हासिल किया कि पूरी मदद की बारिश ने। जी हाँ, मौसम जो है आड़े आया, कभी किसी टीम के फेवर में चला जाता है मौसम, तो कभी किसी टीम के अगेंस्ट चला जाता है और अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चला गया है। कंडीशंस जो हैं वेदर की, 2 बार बारिश की वजह से जो है मैच रोका। फिर डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जो कट ऑफ टाइम था वो तकरीबन इंडिया के 7:40 तक उसको रखा गया था कि अगर उस वक्त तक ये मैच दोबारा शुरू नहीं होता तो करंट जो सिचुएशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान को फातेह करार दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को उस वक्त 21 रन की बरतरी हासिल थी। तो कल के मैच के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। तो जनाब, कल के मैच में पाकिस्तान के लिए फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंस थी वो तो शानदार थी ही। बाबर आजम की जो कारकर्दगी थी वो भी चेरी ऑन द टॉप थी, क्योंकि उन्होंने पूरा साथ दिया फ़खर ज़मान के लिए। उन्होंने भी एक ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली है, जिसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ये सनसनीखेज मुकाबले जो जारी हैं। पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए तो भारत इस वक्त राज करता हुआ दिखाई दे रहा है नंबर 1 पर। लेकिन इन आलमी मुकाबलों के सेमीफाइनल की पंजा आजमाई के लिए सभी खिलाड़ी, सभी टीमें अपना बेहतरीन खेल पेश कर रही हैं। जहां पाकिस्तान अब 6ठी पोजीशन से 5वीं पोजीशन पर पहुंच चुका है, तो देखते हैं कि बाकी टीमें इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। तो जनाब, पॉइंट टेबल पर भारत इस वक्त पहली पोजीशन पर है और करंट मैच की अगर बात की जाए तो विराट कोहली 119 बॉल्स पर 100 रन मुकम्मल कर चुके हैं आज के मैच में। भारत और जनूबी अफ्रीका का ये मैच जारी है। 48.3 ओवर्स का गेम मुकम्मल हो चुका है। भारत ने 306 रन बना लिए हैं, 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं और विराट कोहली ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, सचिन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वनडे में 49 सेंचुरीज, 49 सेंचुरीज का जो सचिन का रिकॉर्ड है वो विराट कोहली ने अपने नाम कर लिया है। नो डाउट कि विराट कोहली भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड 49 ओडीआईज़ के अंदर 50 सेंचुरीज़ का जो रिकॉर्ड है, अब आज के इस मैच में उन्होंने बराबर कर लिया है। तो कोहली 119 गेंदों पर 100 रन बनाने वाले ये एक और खिलाड़ी बन चुके हैं। एक और रिकॉर्ड जो है एक जो विराट कोहली ने अपने नाम कर लिया। इसी तरह और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि मुख्तलिफ मैचेस के अंदर मुख्तलिफ खिलाड़ी अपने नाम कर रहे हैं। तो आज का ये मैच जो है जारी है और तकरीबन अब 7 से 8 गेंदों का गेम रह गया है, जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 310 या 315 तक का टारगेट जो है वो दिया जा सकता है भारत की जानिब से। साउथ अफ्रीका के लिए टारगेट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सामने शामी जैसे जब बॉलर होंगे और भारत के दीगर जो ज़बरदस्त किस्म के पेसर्स और स्पिनर्स होंगे तो यकीनन मुश्किलात का सामना साउथ अफ्रीका को भी करना पड़ेगा।
हम अपनी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की टीम की बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले तक वो लोग जो कि ट्रोल कर रहे थे पाकिस्तान टीम को परफॉर्मेंस के हवाले से और कुछ खिलाड़ियों के हवाले से, अब वो काफ़ी पुरुम्मीद हैं और पॉजिटिव बात है। और ये बात अंडरस्टूड होती है कि जब आप बुरी परफॉर्मेंस देते हैं तो ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। और आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी जो सोच है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सोशल मीडिया के ज़रिए लाखों करोड़ों आवाम तक पहुंचा सकता है, पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। तो हमारी जो टीम है उन तक भी जो ये सारे ट्रोल्स हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कई ऐसे मैचेस रहे हैं, कई ऐसे इवेंट्स रहे हैं जहां पर बहुत बॉटम से पाकिस्तान टॉप पर आया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कुछ ऐसी पोजीशन एंड में हमें देखने को मिले। भारत में इस वक्त क्या माहौल है, क्या गहमा गहमी है? बास शबीर हमारे नुमाइंदे भारत से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बास, कल का मैच सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान के कमबैक के चांसेस पैदा होना कम से कम शुरू हो गए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले तक प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे तो पूरी तरह से हम मायूस दिखाई दे रहे थे। अब आगे के जो मैचेस हैं उसमें अगर मगर की जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा हमारे लिए, क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं? देखें, सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि हमारी टीम ट्रैक के ऊपर आ चुकी है। यस, प्लेयर्स फॉर्म के अंदर हैं। बाबर आजम का बॉडी लैंग्वेज देखें, फखर जमान से कोलकाता में हमारी मुलाकात हुई थी और अगले दिन पहला उनको मौका मिला था पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ। उन्होंने अपनी इंजरी की रिकवरी के हवाले से बड़ी तफसील से बात की थी और कहा था कि मुकम्मल तौर पर फिट हुआ और उन्होंने अपनी फिटनेस दिखाई है। और एक बड़ा प्लेयर उन्होंने कहा है कि मैं हूँ, जिस कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने पहले बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग की और उसके बाद कल आउट क्लास किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये बड़ी पॉजिटिव है कि हम ट्रैक के ऊपर आ चुके हैं। अब किस्मत की बात है एफएन बट्स के ऊपर, अगर कल न्यूजीलैंड हारता है श्रीलंका से और पाकिस्तान को इंग्लैंड से जीत के लिए 130-135 रन चाहिए होते हैं, तो मैं समझता हूं कि इट्स वेरी इजी जो इस वक्त फॉर्म है खिलाड़ियों की, स्पेशली बाबर आजम की, फखर जमान की, ये दो ही काफी हैं। उन्होंने साबित भी किया है न्यूजीलैंड के मैच में। तो इन दोनों से उम्मीद है और बाकी बॉलर्स की तरफ से भी पूरा टूर्नामेंट बड़ा अच्छा रहा है। अच्छी जो बैटिंग पैराडाइज थी उन पर ठीक है, बॉलर्स को नुकसान हुआ, लेकिन ओवरऑल अच्छा, बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर करेंगे। अभी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कल के मैच के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन अभी करंटली जो मैच जारी है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, भारत बड़ी अच्छी बैटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। विराट कोहली ने सचिन का एक और रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। आज के मैच के हवाले से जरा बताइएगा, क्या चांसेस दिखाई दे रहे हैं? क्या भारत आज के मैच में भी फातेह करार पाएगा? क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन सामने यकीनन साउथ अफ्रीका है, तकरीबन 315 के करीब का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी नसीम भाई, आपको आवाज आ रही है? अभी अंदर से नहीं आ रही थी आपकी, अब आवाज आ रही है। राइट, अच्छा नसीम भाई, आज के मैच के हवाले से हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका का मैच जारी है। तकरीबन इस वक्त 316 रन बनाए जा चुके हैं, 4 गेंदें बाकी हैं। तकरीबन 320-22 तक का एक टारगेट बनता दिखाई दे रहा है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के लिए बहुत मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन अच्छा एक चैलेंजिंग किस्म का ये टारगेट दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? बिल्कुल, एक अच्छा चैलेंजिंग टारगेट है और सबसे पहले तो विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज उन्होंने 49 100 किया और रिकॉर्ड बराबर किया अपनी 35वीं सालगिरह पर, तो उनको सालगिरह की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बड़े प्लेयर है दुनिया क्रिकेट के। और आज कोलकाता में जो उन्होंने टर्निंग पिच पे गए, जहां पर महाराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, जहां तबरेज शमसी ने गेंद को बहुत टर्न किया, वहां उन्होंने बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास बैटिंग करके अपनी 35वीं सालगिरह को सेलिब्रेट किया और सचिन तेंदुलकर का 49 ओडीआई 100s का रिकॉर्ड भी बराबर किया। इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छा खेल रही है। इंडियन टीम इस वक्त अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कोई टीम कॉम्पैक्ट दिखाई दे रही है तो वो इंडिया ही है। उसकी वजह यह है कि होम कंडीशंस को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वो ज्यादा क्रिकेट, उनका आईपीएल खासा बड़ा होता है, तो उन्हें हिटिंग की भी आदत है। फिर उनके वो टीमें बहुत ज्यादा विजिट करती हैं, 5-5 टेस्ट मैचों की सीरीज होती है वहां पर। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बड़ी टीम है, तो उस लिहाज से इंडिया की टीम जैसी उनकी तैयारियां हैं वो दिखाई दे रही है। इस मैच में साउथ अफ्रीका कैसा रिप्लाई करता है ये देखना होगा। खासी टर्निंग पिच है। साउथ अफ्रीकन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो चेजर्स बहुत अच्छे नहीं है,
लेकिन इंडिया के स्पिनर्स के अगेंस्ट और बिलखुसूस इंडिया की फास्ट बॉलिंग जो पिछले मैच में बॉलिंग करके गई है, तीनों फास्ट बॉलर्स ने श्रीलंका को 50+ पे आउट कर दिया था। तो आज देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या करती है। देखिए, हमारा मैच ईडन्स गार्डन कोलकाता में होना है 11 तारीख को, इसी ग्राउंड में। हमारी क्रिकेट टीम अब से थोड़ी देर पहले पहुंच गई है कोलकाता, तो ये मैच उन्हें देखना चाहिए था खास तौर पे कि इसी ग्राउंड पे। हालांकि वो खेल भी चुके हैं यहाँ पे, लेकिन बड़ी टीमें खेल रही थी। आपका भी इंग्लैंड से मुकाबला है और आपके सामने सारी इक्वेशन क्लियर होगी। अफगानिस्तान 10 तारीख को मैच खेल लेगा अपना आखिरी, न्यूजीलैंड 9 तारीख को खेल लेंगे, आप 11 तारीख को खेल रहे हैं, तो आपके पास सारी इक्वेशन भी क्लियर होगी। हमारे लिए इस मैच को देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट था कि हमने अपने रन रेट को बेहतर करना है। देखिए, अब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत साथ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। हम किस जगह से आ गए, न्यूजीलैंड 190 रन से मैच हार गया साउथ अफ्रीका से, जहां से हमारी उम्मीदें बढ़ गई। तो अभी एक अपहिल टास्क है सेमीफाइनल में पहुंचना पाकिस्तान के लिए, लेकिन पॉसिबल दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हम जो लास्ट मैच साउथ अफ्रीका के बाद हारे थे, तो ऐसा लग रहा था दुकान बंद हो गई, लेकिन अब तक और अब तो ऐसा लग रहा है दुकान थोड़ी चमकने लगी है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरीके से हम सबकी दुआएं। नसीम भाई, ये जो दुकान खुली है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो जो लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी दुकानें खोली जाती थी उस तरह से ये दुकान खुली है? क्योंकि अगर कल के मैच की हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि अगर ये बारिश वाला मामला नहीं आता और अगर फ़खर जमान जिस तरह से वो चले हैं, अगर उस तरीके से ना चल पाते, तो बाकी टीम की अगर बात की जाए तो क्या 402 रन का टारगेट हासिल करना पॉसिबल हो पाता पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर अगर वेदर कंडीशंस इसमें अप्लाई ना होती? देखिए, अगर फखर नहीं होते तो 400 रन चेज भी नहीं होते। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है। आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर हैं कितने, आपके पास ऐसे प्लेयर आपकी टीम में दिखाई कितने दे रहे हैं। मैं हर टीम के अंदर रोहित शर्मा को आप देखेंगे, शुभमान गिल को आप देखेंगे, विराट कोहली को आप देखेंगे, फिर नीचे आ जाए आप इसी तरीके से टीमें उठा के देखेंगे, आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर अब्दुल्ला शफीक बेहतरीन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे दिखाई दिए हमें, कि जिन्होंने अगर हमारी इसके जो हमारी कैंपेन है वर्ल्ड कप पे, उसको खड़ा करने में, उसको लेके चलने में अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, वसीम जूनियर, ये वो किरदार हैं कि जो हमारी बेंच पे थे, वो हमारे फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं, और यही हमारी क्रिकेट को लेके चले हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज देखिए, अनफॉर्चुनेट था फखर बहुत ज्यादा फ्लॉप हो गए थे। फ्लॉप से पहले वो 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरियां स्कोर करके आ रहे थे न्यूजीलैंड में, तो उसके बाद नाकामी थी। लेकिन आपने उनको थोड़ा बहुत ज्यादा बिठा दिया था बेंच पे। मेरे पास 4-5 मैच बहुत ज्यादा हो जाते हैं फखर जैसे प्लेयर के लिए, क्योंकि आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। एक फखर की परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान क्रिकेट को आप समझ लें एक जिगर दिया है। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम लास्ट जीती थी, उस टीम के अंदर शुएब मलिक भी थे, हफीज भी थे, अजहर अली भी थे। आपके पास एक्सपीरियंस बैटिंग आपके साथ थी। लेकिन जब फखर खेले थे, उन्होंने 30 रन किए थे, कोई 38 कुछ किए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन जो रन किए थे उन्होंने बताया था कि रन कैसे किए जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के अजहर ने भी रन किए, हफीज ने भी रन किए, शुएब मलिक ने भी रन किए। इन्होंने उन तमाम बैटर्स को खड़ा कर दिया। कल आप बाबर आजम का कॉन्फिडेंस देखें और इससे पहले बाबर आजम का कॉन्फिडेंस देखें पिच पे जो हमें दिखाई दिया। कल बाबर मुस्कुरा रहे थे, तब बाबर को एक सामने से एक चीज ऐसी दिखाई दे रही थी कि जो वर्ल्ड क्रिकेट ये बड़ा जरूरी होता है नसीम साहब कि एक बैटर दूसरे बैटर को कॉम्प्लीमेंट करे, उसको सपोर्ट करे। जिस तरह से दोनों खिलाड़ियों ने कल फखर और बाबर की अगर बात की जाए तो एक दूसरे को पूरी तरह से सहे हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर हम बॉलिंग साइड पर आए तो अब्बास, थोड़ी देर पहले आपने बॉलिंग का तज़किरा किया। जब हम पहली इनिंग देख रहे थे न्यूजीलैंड की, पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए, पहले तो ऐसा लगा कि हमारी बॉलिंग डूबी, फिर हमारे दिल डूबे, फिर लगा कि मैच भी डूब गया, लेकिन वो बारिश आई जिसने हाथ पकड़ के हमें निकाल लिया बाहर। अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद हैं? अच्छा, अब्बास हमारे साथ मौजूद नहीं, दोबारा उनसे रब्ता करेंगे। नसीम साहब, बॉलिंग के हवाले से मैं बात कर रहा था कि इब्तिदा में जब हमने पाकिस्तान की बॉलिंग देखी, ना शाहीन चले, ना हसन चले, ना हारिस चले, ना वसीम चले, 10-10 ओवर में 80, 85, 90 रन दिए गए, तो लग ये रहा था कि पाकिस्तान के हाथ में तो नहीं आने वाला ये मैच। ये तो फिर वही बात है कि बारिश ने आके हमें सहारा दिया। अदरवाइज बॉलिंग साइड पर अगर हम बात करें तो बहुत काम करने की जरूरत है, कुछ भी इंप्रूव नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा हम नीचे आए।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे बॉलर्स अगर कंडीशन बेहतर होती है तो वो बहुत ही अच्छे बॉलर दिखाई देते हैं। हमने बांग्लादेश के खिलाफ देखा था, वहां पर कंडीशन बॉलिंग के लिए आइडियल थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आइडियल कंडीशन थी, हमने कदरे बेहतर बॉलिंग की थी और वहीं से हमारी बॉलिंग बेहतर होना शुरू हुई थी। वहीं से जो है वो, वरना तो हमने चेन्नई की पिच पे अफगानिस्तान से रन बनवा दिए थे। हमारी बॉलिंग का तो ये हाल था। बेंगलोर की पिच अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी जितने अगर आईपीएल की आप हिस्ट्री उठाएंगे, इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री उठाएंगे, सबसे छोटा ग्राउंड है, 60 गज की, 54 गज की भी बाउंड्री है वहां पर। पिच बहुत ही आइडियल होती है बैटिंग के लिए। वहां पे मोस्टली जब भी मैचेस होते हैं, देखें ये हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त में, क्योंकि न्यूजीलैंड का मैच बेंगलोर में है, हमारा मैच कोलकाता में है। आज कोलकाता में गेंद बहुत ज्यादा टर्न ले रहा था। ये कोहली की वर्ल्ड क्लास बैटिंग थी कि वो अपनी टीम को 300 प्लस ले जाने में कामयाब हुए। फिर उनके बैटर्स की फॉर्म भी अच्छी चल रही है। हमारे बैट्समैन स्पिन कंडीशन जो अगर इस तरह की विकेट आ गई वहां कैसा परफॉर्म करते, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। नसीम साहब, कतई कलामी की माजरत, टारगेट बता देते हैं। अभी भारत ने 327 रन का टारगेट जनाब दे दिया है साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। जो भारत की बैटिंग का चल चुका है, थोड़ी देर के बाद अब साउथ अफ्रीका इसको चेस करेगा। 327 रन का ये टारगेट है। विराट कोहली नो डाउट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आज के खिलाड़ी नजर आए। इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखाई हैं। 77, 50s और 60s में स्कोर्स बने हैं। नसीम भाई, थोड़ा सा इस मैच के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद हम बॉलिंग पर वापस आएंगे। 327 रन का टारगेट, कैसा टारगेट दिखाई दे रहा है और कितनी मुश्किलात लग रही हैं साउथ अफ्रीका को इसको चेस करने के लिए? लुकिंग टू दी वेदर कंडीशंस और पिच की जो कंडीशन आपने बताई, बॉल टर्न हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल, उस बॉल टर्न होने की वजह से मैं खास तौर पे कह रहा हूँ। देखिए, महाराज ने आज जो बोल्ड किया था शुभमान गिल को, कमाल बोल्ड किया था। विराट कोहली उसी गेंद पे सिमिलर पे 2 मरतबा बचे। एक मरतबा तो रिव्यू ले लिया था कि ये कॉट भी आएंगे, तो का बैट लगा था पैड पे उस वक्त। देखा जाए तो बहुत मुश्किल होगा साउथ अफ्रीका के लिए मेरे हिसाब से ये टारगेट चेस करना। इसकी वजह ये कि कुलदीप यादव और जडेजा जैसे स्पिनर हैं जो एयर में गेंद को थोड़ा सा तेज भी करते हैं। यहाँ हमने देखा था कि महाराज जो एयर में गेंद को थोड़ा स्लो करते, वो भी अनप्लेएबल बने हुए थे। तो मेरे ख्याल है कि उन स्पिनर्स के सामने यानी काफी चैलेंजिंग होगा। ये एक अच्छा टारगेट भारत की तरफ दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका नसीम, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। और भारत साउथ अफ्रीका का मैच इस वक्त जारी है। कुछ ही देर के बाद साउथ अफ्रीका अपनी इनिंग का आगाज करेगा। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे और दीगर खेलों की बात भी करेंगे। वेलकम बैक जनाब। और खेलों की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि आपको और हमें, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, लेकिन दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज या फिर किसी भी स्पोर्ट्स से वाबस्ता होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप रोज़ाना 1 घंटा नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार किसी भी खेल को वक्त ज़रूर दें। वकला बरादरी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अब अदालतों में दलाइल देते देते खेलों के मैदानों का भी रुख कर लिया है और इसी ज़रूरत पर उन्होंने जो है फोकस किया। सक्खर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम क्रिकेट टूर्नामेंट ज़ोरों शोर से जारी है। सिंध में बढ़ती हुई खेलों की सरगर्मियाँ खुशाइंद हैं। ग्राउंड आबाद हो रहे हैं, स्टेडियम आबाद हो रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं और सेहतमंद एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। सक्खर से अपने नुमाइंदे शाहिद अली की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जनाब, चाहे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हो या फिर आप शौकिया कोई खेल खेलें, ग्राउंड्स का, मैदानों का आबाद होना बहुत ज़रूरी है। अपने कौमी खेल हॉकी की बात की जाए तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से कई बड़े बड़े खिलाड़ी हॉकी टीम का हिस्सा बने। ख़ास तौर पर केपी के खैबर पख्तूनख्वा ने हॉकी के खेल में कई नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं, जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से कोई बड़ा नाम, कोई नया टैलेंट सामने नहीं आ पा रहा है। साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी वक़ास साहब ये कहते हैं कि सहूलियात का फुक़दान, फिर हुकूमत की अदम तवज्जुही, डिपार्टमेंटल क्रिकेट और डिपार्टमेंटल जो खेल है उसका ज़वाल और वसाइल ना होने से हॉकी का जो ये खेल है ये तबाही के धाने पर पहुंच रहा है। मजीद इस पर बात करेंगे पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब शेर, बताइए क्या कहना है वक़ास साहब का?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान में हॉकी का खेल भी ज़वाल पज़ीर हो चुका है और सारी तवज्जो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट की जानिब दी जा रही है, जबकि हॉकी के खेल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो यही वजह है कि जो हॉकी प्लेयर है वो अक्सर गिला और शिकायतें भी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर वकास मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, हॉकी क्यों ज़वाल पज़ीर? क्योंकि एक वक्त था कि हम हॉकी में वर्ल्ड चैम्पियन होते थे, हमसे कोई मैच नहीं जीत सकता था, लेकिन अब जो हम हैं चाइना जैसी टीमों से भी हार रहे, कनाडा जैसी टीमों से भी हार रहे, क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आपने पूछा है हॉकी के बारे में। हॉकी के ज़वाल के तो बहुत से सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले अगर मैं ये बात एक्सप्लेन करूं कि गवर्नमेंट तो सबसे पहले इसको बिल्कुल जो है इसको तरजीह नहीं दे रही, बिल्कुल उनका कोई फोकस ही इस पे नहीं है हॉकी, क्योंकि हमारा कौमी खेल है। हमारे पास 4 वर्ल्ड कप हैं, 3 ओलंपिक्स हमने जीते हुए हैं, 8 एशियन गेम्स हैं हमारे पास। तो और गवर्नमेंट बिल्कुल इस पे फोकस नहीं कर रही, क्योंकि आपको पता है डिपार्टमेंट्स आजकल जो हमारे हॉकी के डिपार्टमेंट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और कोई अगर आपको पता है प्लेयर के पास अगर पैसे नहीं आ रहे हों तो वो कैसे हॉकी को कंटिन्यू कर सकता है। और इस तरह हॉकी आप एक स्टिक की अगर आप कीमत पूछे 14,000 रुपये की एक स्टिक है। इस तरह शूज़ आप देखें 15,000, 14,000, 10,000 के शूज़ हैं, तो वो ये कैसे बेयर कर सकते हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर अगर आप ऊपर देखें जो प्लेयर खेल रहे हैं, अब एक कोच जाता है वो साइकोलॉजिस्ट भी होता है, न्यूट्रिशनलिस्ट भी होता है, तमाम सेक्टर से वो एक ही कोच जा रहा होता है। तो वो उसको चाहिए कि यार अपने साथ डिफरेंट जो स्पेशलाइज बंदे हों वो लेके जाएं, न्यूट्रिशन पे काम करें, क्योंकि हमारे जो आपको पता है जो स्पोर्ट्समैन की जो खुराक होती है, जो रेस्ट होता है, वो उसको हमारे लो प्रायोरिटी रेट पे हम जा रहे हैं। तो हमारा ना खुराक ठीक है, ना हमारी प्रॉपर रेस्ट उसको मिल रहा है प्लेयर्स को। ऊपर से जो है ये गवर्नमेंट भी तरजीह नहीं दे रही, जॉब्स भी ख़त्म कर रही है। तो ये फैक्टर से हम लड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है हॉकी ये जाके खेल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब जिसके साथ आप कम्पीट कर रहे हो चाइना है, अब चाइना के पास देखो वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ग्राउंड्स मौजूद हैं, प्लेयर्स के लिए वो प्रॉपर उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उस पर पैसा लग रहा है कि एक प्लेयर पे पैसा लग रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारे लिए जॉब्स भी मिलना बहुत मुश्किल है एक प्लेयर के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हॉकी के जो प्लेयर है वो यही शिकायत कर रहे हैं कि जो दान है, जबकि आजकल जो है वो हॉकी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन तरीक़ों से खेली जा रही है, तो वो सहूलियात उनको नहीं दी जा रही और जो कोचेज़ होते हैं वो भी ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। और ये बात हो रही थी कि हॉकी क्यों ज़वाल पज़ीर, ये तमाम तर एलिमेंट्स हैं, ना सिर्फ हॉकी बल्कि दीगर कई ऐसे खेल हैं जो कि पाकिस्तान में खेले ज़रूर जाते हैं, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा उन पर फोकस नहीं किया जाता। इसी तरह से एक और खेल जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला और देखा जाने वाला गेम है, ये है फुटबॉल। लेकिन पाकिस्तान इस खेल में कभी भी कोई नुमाया मुकाम हासिल नहीं कर सका है, मगर रवां बरस तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर के लिए दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई किया है। कौमी टीम का ये मुकाबला कंबोडिया से था, जिसे शिकस्त देकर पाकिस्तान ने दूसरे मरहले के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे मरहले के लिए मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है और ग्रीन शर्ट्स की पहली आजमाइश सऊदी अरब के खिलाफ 16 नवंबर को शेड्यूल्ड है। और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में टीम का एक तरबियती कैंप भी लगाया गया है। इस तरबियती कैंप में खिलाड़ी पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से मैक्सिमम ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जाहिद फारूकी हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जाहिद, बताइएगा, तरबियती कैंप लगाया गया है, क्या एक्टिविटीज़ है वहाँ पर, कितना मोराल बुलंद है हमारे खिलाड़ियों का इस क्वालिफायर को जीतने के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। फुटबॉल के हवाले से फीफा वर्ल्ड कप का जो दूसरा राउंड के लिए पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया था कंबोडिया को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हराकर अब दूसरी जो टाई है 16 नवंबर को सऊदी अरेबिया में खेली जाएगी। पाकिस्तान की ये टाई अवे टाई है और पाकिस्तान की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है, कैंप लगा हुआ है। 13 तारीख को पाकिस्तान टीम जो है वो रवाना होगी सऊदी अरेबिया के लिए। उसके बाद सऊदी अरेबिया की टीम जो है पाकिस्तान आएगी। इस वक्त 3 दिन से ये कैंप यहाँ पे जारी है और प्लेयर्स को मुख्तलिफ ड्रिल्स हैं वो दी जा रही हैं और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग की जा रही है कि एक बड़े मैच की तैयारी। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, देखना अब ये है कि कौमी फुटबॉल टीम जीत का ये जो तसलसल है, ये जो सिलसिला है, इसको बरकरार रखते हुए वर्ल्ड कप तक रसाई हासिल कर पाएगी या नहीं।
इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के रुकन शाहिद नियाज खोखर साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कौमी फुटबॉल टीम क्वालिफायर राउंड के दूसरे मरहले में पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे और कितना एक पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसे दुनिया भर में देखा जाता है, उसके लिए पाकिस्तान का नाम कम से कम नॉमिनेट हुआ है, क्वालिफायर्स खेल रहे हैं हम। जी, सबसे पहले तो मैं सारी कौम को इस पे मुबारक दूंगा और खुसूसन जो हमारे खिलाड़ी हैं और जो कोचेस का पैनल था वो वाकईतन इसके लिए तारीफ के मुस्तहिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी और मैं तो ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के लिए एक नए दौर का आगाज़ हुआ है और जहाँ तक अगले आने वाले मराहिल हैं तो गालिबन हमें ये कहना चाहिए कि अभी इश्क के बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं। अभी हमने तारीखी तौर पे पहली मर्तबा दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई किया, तो देखते हैं कि दूसरे मरहले में हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। जी अच्छा शाहिद साहब, यकीनन एक बड़ी खुशाइन चीज़ है, लेकिन क्या बोर्ड की तरफ से, फेडरेशंस की तरफ से भी इसको इतना ही संजीदगी से लिया जा रहा है? क्या वो जो सपोर्ट जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रही, खिलाड़ी जो हैं उनको सहूलियात नहीं दी जा रही होती हैं, क्या उनको वो सहूलियात मिल रही हैं, वो चीज़ें मिल रही हैं? अब सीरियस लिया जा रहा है इस चीज़ को? तो उसमें हिस्टोरिकली जो आज तक की सबसे ज़्यादा सहूलियात थी वो इस वक्त हमारी मैनेजमेंट और जो कमेटी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी चला रही है और उसके जो चेयरमैन हैं हारून मलिक साहब, उनके साथ जितनी सभी नहीं दी गई, तो उसी वजह से खिलाड़ी एक इत्मीनान बख्श कारकर्दगी का मुजाहरा भी कर रहे हैं। तो इस तरह का जो नॉर्मली दूसरे खेलों में कुछ थोड़ा होता है इस तरह के मसाइल, लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन फुटबॉल की हद तक बहुत बेहतर है और ना ही हम एक्सटर्नली किसी सपोर्ट की तरफ देखते भी नहीं हैं और अच्छा जी, अलबत्ता इंतजामी उसमें गवर्नमेंट की जो मदद चाहिए थी वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी और स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी, तो वी आर गुड अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। अच्छा शाहिद साहब, कंबोडिया से पाकिस्तान जो एक क्वालिफायर का राउंड 1 था वो जीत चुका है। आगे अब सऊदी अरब आ रही है। सऊदी अरब में बड़े क्लब्स मौजूद हैं, वहाँ पर फुटबॉल बड़े अच्छे लेवल पर खेली भी जाती है। कितना ये चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ ये जीतना, और जो ट्रेनिंग्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या हम तैयार हैं सऊदी अरब से ये क्वालिफायर 2 जीतने के लिए? देखिए, हकीकत पसंदी से चीज़ों का तज्जिया करना चाहिए। सऊदी अरब एक बहुत बड़ी टीम है और अभी गुज़श्ता वर्ल्ड कप के अंदर सऊदी अरब ने अर्जेंटाइन जैसी एक तारीखी टीम को हराया था। तो इसको हकीकत पसंदी से यूं देखना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम के लिए एक बहुत बड़ा मौका है इतनी बड़ी टीम के साथ खेलने का, तो हमारे खिलाड़ियों को बेइंतहा सीखने का मौका मिलेगा। अलबत्ता हमारी सारी कौम की, हमारी फेडरेशन की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि अच्छा खेल पेश किया जाए और यकीनन जो भी टीम मैदान में उतरती है तो वो जीतने के लिए उतरती है और हम उसके लिए दुआगो हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। जी ठीक है। शाहिद साहब, आपने कहा कि हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए, रियलिटी पे बात करनी चाहिए। रियलिटी सर ये है कि पाकिस्तान में सिवाय क्रिकेट के किसी भी और खेल पर उतना फोकस नहीं किया जाता, उतना पैसा नहीं लगाया जाता, स्पॉन्सर्स उतने नहीं मिलते हैं। ये जो तमाम तर चैलेंजेस हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान फुटबॉल टीम का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, इसको मैं इस तरह लूंगा कि क्रिकेट भी हमारी कौम का पैशन है और क्रिकेट के साथ भी हम उसी तरह खड़े हैं जैसा फुटबॉल के साथ है। सारी कौम उसको देखती है, एंजॉय करती है, दुआएं करती है। फुटबॉल को मैं यूं नहीं समझता, लेकिन सर मकसद ये है कि उस तरह से कमर्शलाइज नहीं हो पा रहा है कोई भी और गेम, खासतौर पर फुटबॉल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से कमर्शलाइज है एक गेम। जी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि फुटबॉल के मसाइल फ़र्क हैं, उसमें
उस गैप की वजह से क्रिकेट शायद दूसरी अगर फुटबॉल की बात करें तो वो शायद उसका शेयर जो मार्केट में बनता है वो फुटबॉल ले नहीं पा रहा। उसमें क्रिकेट का कसूर नहीं है, फुटबॉल के अपने मसाइल रहे हैं और अभी भी हैं। जो ही वो मसाइल हल होंगे तो फुटबॉल अपना ड्यू शेयर लेगा। और फुटबॉल बाकी गेम से फुटबॉल का पोटेंशियल भी फर्क है और इसका जो इंटरनेशनल इसका जो फाइबर है वो भी फर्क है और फीफा की अप्रोच भी फर्क है। तो यू विल सी इंशाल्लाह कि फुटबॉल बड़ी जल्दी आपने अगर पिछला मैच देखा हो तो वो उसको पब्लिक ने जिस तरह देखा है और सराहा है, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द फुटबॉल मार्केट से अपना ड्यू शेयर लेगा और उसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है। राइट। अच्छा शाहिद साहब, आप फुटबॉल से रिलेटेड एक इंतहाई रेलेवेंट पर्सनैलिटी हैं। एक जो कॉमन सा सवाल है वो ये है कि जैसे कि अभी वही कंपैरिजन की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल हमारे पास क्रिकेट के लिए स्टेडियम्स तकरीबन हर शहर में मौजूद हैं, ग्राउंड्स हर शहर में मौजूद हैं, हर एरिया में, छोटे बड़े एरियाज़ में क्रिकेट की पिचेस हमें कहीं ना कहीं नज़र आ जाती हैं। फिर दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं हमें हॉकी के ग्राउंड्स भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर फुटबॉल के लिए वो तादाद हमें नज़र नहीं आती ग्राउंड्स की जो होनी चाहिए। हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं। कराची की मैं कराची में हूँ, तो कराची में जो लियारी का इलाका है वो मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है, मिनी ब्राज़ील कहा जाता है उसको फुटबॉल के हवाले से। तो वहाँ से टैलेंट को निकाल के फिर उसको पॉलिश करके आगे लाना, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ग्रास रूट से शुरू करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। क्या इसकी तरफ कोई पेशकदमी, पेशरफ्त हमें दिखाई देगी इन फ्यूचर या फिर बहुत जल्द? जी मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी अप्रोच को और आपकी इन डेप्थ जो आपने जिस तरह मुख्तसर अल्फाज में चीज़ों को एनालाइज किया है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो, और आप अगर मेरे से एक बात पूछें कि वो क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से फुटबॉल को पोटेंशियल बेनिफिट मिलेगा, तो मैं ये कहूँगा कि एक कम से कम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम पाकिस्तान में बना दीजिए। और ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जहाँ तक आपने लियारी की बात की तो मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ। लियारी के कुर्बो जवार में जो स्टेडियम्स हैं उनको फुटबॉल के लिए मुख्तस अगर कर दिया जाए, जैसा कि पीपल स्टेडियम भी है, पीपल स्टेडियम को मुख्तस कर दिया जाए और दोबारा से फुटबॉल वहाँ का एक प्राइम स्पोर्ट बन जाए, तो यकीनन लियारी के टैलेंट को, कराची के टैलेंट को वहाँ से ग्रूम करने में बड़ी मदद मिल सकती है। आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन एंड योर अप्रोच। राइट। सर आखिर में वो खिलाड़ी जो कि मेरे ख्याल में जिनके पास फुटबॉल के जूते भी खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो फुटबॉल भी शायद 10-12 लड़के मिल के कुछ पैसे मिला के जो एक फ़ुटबॉल ख़रीद पाते हैं, लेकिन उनका पैशन है वो फिर भी पथरीली ज़मीन के ऊपर, पथरीले ग्राउंड्स के अंदर नंगे पैर हो या फिर ख़राब जूते पहन के वो खेलते हों, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, मोटिवेशन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि असल में वो जो पथरीली ज़मीन के ऊपर खेलने से जो आप जब आप उसको शिकस्त देते हैं ऐसी चीज़ों को अपने जोश, वल्वले और गेम के साथ मोहब्बत से, तो वो आपको आगे बढ़ने में बड़ी मदद देती है। लेकिन ये एक फ़लसफियाना जुमला हो गया। असल में हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को वो ग्राउंड देनी चाहिए जहाँ पे वो स्किल सीखें जी। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको ये बताऊं कि किसी अच्छे ग्राउंड का किसी खिलाड़ी की ग्रूमिंग के अंदर बलिहाज़े उम्र कितना अहम किरदार होता है कि वो बहुत सारी स्किल्स जो उसने खास वक्त में, डाइविंग स्किल्स आप आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्रोबैटिक्स हैं गेम के अंदर, वो हमारे खिलाड़ी सीख ही नहीं पाते इसलिए कि हमारे पास वो सरफेस नहीं होता उन दिनों में उन्होंने फुटबॉल शुरू किया होता है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। तो ग्राउंड की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और हुकूमत को और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो उनको इसके ऊपर बिल्कुल आगे आना चाहिए ताकि वो टैलेंट जो कि ज़ाया हो रहा है एक तरह से गली मोहल्लों में और कच्चे ग्राउंड्स के अंदर ज़ाया हो रहा है, उसको पॉलिश किया जाए और शायद वही टैलेंट जो है पाकिस्तान का नाम फुटबॉल की फील्ड में दुनिया भर में रोशन करे। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, आपने वक्त दिया। के हवाले से बात की जा रही थी जो कि दुनिया में यकीनन सबसे ज़्यादा देखा और खेला जाने वाला गेम है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं ताइक्वांडो के हवाले से। 5वीं एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप लियाकत जिम्नेजियम इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। मेहमान खुसूसी स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान थे और हमारे नुमाइंदे जाहिद फारूक ने जहांगीर खान से मुलाकात की है। क्या गुफ्तगू हुई वो आपको सुनवाते हैं।
जी बिल्कुल, किंग ऑफ स्क्वाश जहांगीर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज वो मेहमान हैं एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप के हवाले से। जो 27 ममालिक के एथलीट्स यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर आए हुए हैं। बात करते हैं, क्या कहेंगे, इतना बड़ा मेला सजा है, इतनी दुनिया से एथलीट्स आए हैं, आप क्या कहेंगे? ये बड़ी खुशाइन बात है। ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है तो इससे एक अच्छा सॉफ्ट मैसेज जाता है मुल्क के बाहर, और जब ऐसे एथलीट मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के हवाले से आते हैं तो ये एक अच्छा फ़रोग मिलता है यंगस्टर्स के लिए जो इस फील्ड में भी हैं और देख के खेल रहे होते हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटेशन जितनी भी होती हैं, मतलब चाहे वो स्क्वाश है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो ताइक्वांडो, फुटबॉल, कोई भी हो, तो हर गेम को इस तरह का फ़रोग मिलना चाहिए और उसमें हमारे पास बेतहाशा टैलेंट है। जी बिल्कुल, यही कहना है जहांगीर खान का कि हमारे पास बेतहाशा टैलेंट मौजूद है और इस तरह के इवेंट्स की मज़ीद नहीं चाहिए। तो जनाब, इस पैगाम के साथ कि हर खेल इंपॉर्टेंट है, हर खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका किसी भी सूबे से ताल्लुक हो, किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो, किसी भी खेल से ताल्लुक हो, उसको पूरी सपोर्ट चाहिए। और ये सपोर्ट और मोटिवेशन फीड होती है किसी भी खिलाड़ी की, जिसको हासिल करने के बाद वो दुनिया भर में अपने मुल्क का, अपने इलाके का नाम रोशन कर सकता है। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।